फेविकॉन एक ही टैग में बहुत सारे लिखे हुए थे, गलत लिखे हुए थे। उससे तो एक चाहिए ना, अब आप 10 लिख दो 20 लिख दो, उसने एक ही को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। वो PHP की, हाँ वो PHP की फाइलें होंगी, फिर हमें उस फाइल तक जाना है जो उनकी मेन फाइल होगी, जो प्रोग्राम है। जब हम SEO करेंगे तो जब हमारे पास कोड आएगा तो हमें खुद पता लग जाएगा कि इसमें हमें ये काम कैसे करना है। और जो हमारे पास CMS टाइप की वेबसाइट्स होती हैं, जैसे वर्डप्रेस होती है, उसकी हेडिंग हमने किसी और तरीके से आइडेंटिफाई करनी है, जो मैं बताऊँगा आपको। अभी फ़िलहाल हम कोडिंग कर, ठीक हो गया। आपको इसका जवाब देता हूँ अभी, किस चीज़ का एक्सेस देगा आपको। कॉपी तो सबके पास है भाई, ठीक हो गया। फुल एंड डायरेक्ट कॉपी, एक फाइल आपसे बनवाते हैं ताकि ज़रा थोड़ी सी प्रैक्टिस तो हो। ताकि आपसे एक फ़ाइल बनवाते हैं HTML की। प्रैक्टिस किया है कि ऐसे ही टाइम वेस्ट होगा, पता लगे 15-20 मिनट लगे और खाली कागज़ मेरे सामने आ जाएगा। एक दफ़ा फाइल बनाइए सबने, एक दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा फाइल बनाई, सेव की, रन की, ऐसा हुआ? आपने नहीं किया, और नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, कोई बात नहीं, बताते जाए मुझे, ताकि हम उस पर टाइम एक्सरसाइज ना करें इस पर। आपने भी नहीं किया, गुड। मैं बाहर से जाके चॉकलेट लेके आता हूँ आप लोगों के लिए, इनाम देता हूँ आप लोगों को। ये कोई इतने फ़ख्र की बात तो नहीं है, मतलब ये ना करना, लेकिन अभी फिर मैं यूँ नहीं करवाता। नेक्स्ट क्लास में सब अपना माइंड बना कर आएँ कि भाई हम जो कर रहे हैं प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको शुरू करते हुए कहा था कि अगर आप इसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा। ये कोई गारंटी नहीं है कि प्रैक्टिस करके भी बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ पता लगेगा ना कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं क्या, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। प्रैक्टिस किए बगैर आपको नहीं पता लगेगा कि आपकी डायरेक्शन ठीक है कि गलत है। सो नेक्स्ट क्लास में सब लोग लैपटॉप लेकर आएँ। आई होप के 50% लोगों के पास लैपटॉप्स हैं, ताकि जब 2 स्टूडेंट्स का ग्रुप बैठा होगा तो एक लैपटॉप तो होगा ना कम से कम, तो प्रैक्टिस की जा सकती है। साथ सबके पास कॉपीज़ हों, ताकि अगर मैं कोई कोड आपसे लिखवाऊँ, मैंने बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म का कोड नहीं लिखवाना भाई। फेविकॉन का कोड लिखवाना है, टाइटल का कोड लिखवाना है और हेडिंग स्टाइल का लिखवाना है। अभी तक यही 3 चीज़ें पढ़ी हैं ना, तो आपने प्रैक्टिस तो की नहीं है, तो क्या करें हम? आगे बढ़ने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं क्या आगे मैं लेकर जाऊँगा और चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी हमारे लिए, और अगर मैं आगे पढ़ाया नहीं करूँगा तो कोर्स लंबा हो जाएगा। लीजिए सबसे पहले खोलते हैं नोटपैड। नोटपैड प्लस प्लस कितने लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया? वो कौन लोग हैं अभी तक? उसमें 3 ऑप्शंस आ रही थी, तो ओके एक तो होगा ना, सबसे ऊपर कौन सा आ रहा था, बस उसको इंस्टॉल कर लो। 3 पे क्यों जाना है? वर्जन शो कर रहा था ना भाई, ये लेटेस्ट है, ये उससे पुराना है, ये उससे पुराना है, तो लाजमी बात है हम नए वाला कर लेंगे। नए वाला सबसे ऊपर आ रहा होगा। नोटपैड प्लस प्लस कितने लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया अभी तक? इंस्टॉल भी नहीं किया भाई, ये उससे भी ज़्यादा फन की बात है ना। कौन कौन लोग हैं? अब तो बताएंगे नहीं मुझे, है ना। पहले मैंने चॉकलेट की बात कर दी, अब कोई नहीं बताएगा। कैसे इंस्टॉल करते हैं ये बता दें। गूगल पे चले, नहीं मैं नोटपैड इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं करना, अब आज की क्लास में सब कुछ आप ही करेंगे एंड तक, मैं कुछ नहीं करूँगा, ठीक है। स्वाइस करके मैं टाइपिंग करूँगा, टाइपिंग के अलावा मैंने कुछ नहीं करना। हम इधर आ गए, आप बताएं जी नोटपैड कैसे इंस्टॉल होगा? आता तो है भाई, क्लास पढ़ी थी कि नहीं? वो भी नहीं पढ़ी, फिर डाउट है। सिंपल, कोई इतना मुश्किल साइंस तो नहीं है भैया, तो सबसे आसान बात है। नोटपैड प्लस प्लस लिख दो और आगे डाउनलोड लिख दो, या डाउनलोड नोटपैड प्लस प्लस लिख दो, जो मर्जी लिख दो। फिर क्या होगा? हमारे सामने लिंक आ गया सीधा सीधा भाई, कोई इतनी मुश्किल साइंस नहीं है। इस पर क्लिक कर दो। अब अरे आगे परेशान क्यों हो रहे हैं भाई? जो सबसे ऊपर आ रहा है उसे क्लिक करो, इंस्टॉल हो गया। ऐसे ही है ना। चलो, जैसे ही मैंने इसको इंस्टॉल किया, नीचे डाउनलोड का बटन आएगा। आज मैं कर रहा हूँ और अगली क्लास में मैंने ज़रा थोड़ा सा ना यार ये पढ़ना पड़ेगा भाई, ये इस तरीके से खुद से करना पड़ेगा। जब तक इसकी एक्सरसाइज नहीं करेंगे आपको ये समझ में नहीं आएगा। देखें कहाँ लिखा हुआ है डाउट, कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगा भाई, लिखा हुआ आ गया ना। सिंपल आप इस डाउनलोड के बटन पे क्लिक करोगे,
कर दिया जी। वो डाउनलोड होना शुरू हो गया, मेरा ख्याल है कि हो गया, समझ आ गया सबको। जैसे ये डाउनलोड कंप्लीट होगा उस पर डबल क्लिक करना, इंस्टॉल हो गया। जैसे इंस्टॉल हो जाएगा उस पर ऑप्शन आएगा कि भाई डेस्कटॉप पे शॉर्टकट दिखा दूँ, आपको दिखा दो, तो फिर हम यहाँ से वापस आ जाते हैं जी। फिर क्या होगा उसके बाद, इस तरह नोटपैड आपको नज़र आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब हम एक एक चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे जो कि आप करवाएंगे। मैंने आपसे ये कहा था कि इसमें अगर आप छुट्टी करेंगे, ये पूरा 1 महीने का कोर्स है कम से कम, 3 महीने में 1 महीने हम SEO पढ़ते रहते हैं। सो 1 छुट्टी 2 छुट्टी तो गड़बड़ हो जाएगी, तो फिर आप पूरा महीना बोर ही होते रहेंगे, ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। अभी तो मैं आगे नहीं गया हूँ, जब मैं SEO में चला जाऊँगा तो जो बीच में छुट्टियाँ करके बैठे होंगे HTML में, तो हम सारा काम तो उसी बेस पे कर रहे होंगे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। जब हम SEO में जाएंगे, जब मेरा पहला लेक्चर कीवर्ड रिसर्च का होगा, जिस बंदे ने कीवर्ड रिसर्च ही नहीं की होगी, SEO का मेन सबसे प्राइमरी चीज़ कीवर्ड होती है, तो कीवर्ड ही नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी आपने पढ़ना तो है ना बाकी का कोर्स, तो कुछ समझ में नहीं आएगा आगे। सो प्लीज़ छुट्टी ना करें, 3 दिन की क्लास होती है, इसमें छुट्टी नहीं करनी किसी ने जी। खोल लें नोटपैड को, खोल लेते हैं। अब हम एक काम करते हैं, पहले सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं। सबसे पहले हमने सीखा कि HTML फाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। हैंड रेज करके मुझे बताएं किनको ये नहीं पता अभी तक, ये HTML फाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है, आपको नहीं पता, ओके। और किसको नहीं पता, आपको भी नहीं पता, 2 लोग। और HTML 3, ठीक है, शाबाश। अभी और पढ़ जाएंगे जब मैं पूछना शुरू कर दूंगा, तो हाँ मैं भी आपसे राय ले रहा हूँ, उसके बाद मैंने पूछना है HTML फाइल का एक स्ट्रक्चर होता क्या है, कि एक HTML फाइल कैसे बनी होती है, बस किसको पता चलेंगे ये बताएं आप कि एक HTML फाइल कैसे बनी होती है। गुड, क्या होता है भाई एक HTML फाइल का स्ट्रक्चर, आप बता दें। सबसे पहले HTML, उसके बाद हेड, ये क्या चीज़ है, HTML टैग, हेड का टैग, हेड के टैग के बाद टाइटल का टैग, टाइटल के टैग के बाद स्ट्रक्चर बताना है आपने मुझे, बॉडी, बॉडी के बाद एंड। ये है एक HTML फाइल का स्ट्रक्चर। आप किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो उसमें भी हमें वेबसाइट इसी तरीके से नज़र आ रही होती है, ठीक है। सो हमें काम करते हैं, एक एक करके करते जाते हैं, पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अच्छा, जिन्होंने मुझे शुरू में बताया कि स्ट्रक्चर नहीं है, उन्होंने छुट्टियाँ कितनी की हैं टोटल? हमने HTML को कितने लेसन में डिस्कस किया है, 3 में कि 2 में? अभी तक 3 में। अब ये जो लोग हैं जो ये कह रहे हैं नहीं समझ में आया, क्या इन्होंने तीनों लेसन पढ़े हुए हैं कि नहीं पढ़े? आपने एक पढ़ा है 3 में से, 2 पढ़े हैं, तो आनी चाहिए यार फिर तो समझ। और आपने कितने पढ़े हैं? कोई भी नहीं? क्या मतलब, आपका आज फर्स्ट डे, आप 3 दिन आए नहीं? अच्छा, आप नहीं पढ़े, ठीक हो गया। तो हम रिकॉर्डिंग भी करते हैं, रिकॉर्डिंग है कि नहीं है इनकी लेक्चर्स? 2 लेक्चर्स की अभी भी नहीं है, चेक करो। हाँ है ना, है, आ गई है, उस वक्त नहीं थी, बाद में आ गई थी। चलें जी, ये देखें, ये लिखने का तरीका ज़रा समझें पहले कि इसको लिखने का तरीका क्या होता है। मैं फिर ये कह रहा हूँ भाई, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अब आपको। हाँ, फैंसी टॉपिक नहीं है, ये पढ़ने वाला टॉपिक है। लिख दिया? सबसे पहले मैंने क्या कहा था, हम क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। वो मैंने वजह भी बताई थी क्यों करते हैं, ताकि इस नोटपैड को HTML एडिटर बना लें। जैसे ही मैं इसमें फाइल को HTML के तौर पर सेव कर लूँगा, तो ये नोटपैड HTML एडिटर के तौर पर बिहेव करेगा। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, सेव कर लें फाइल जी। सबको आता है मेरा ख्याल है सेव करना इसे। यहाँ पर आया मैं, और यहाँ पर आकर मैं लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स। चलो जी, आप बना रहे हैं फाइल, तो मैंने इसका नाम आपके नाम से रख लिया। आगे लिख लेते हैं, यहाँ से क्या चूज़ कर लें, HTML को चूज़ कर लें, और भाई हो गया, सेव कर लें। देखें उसके कलर चेंज हुए एकदम। अब ये जो नोटपैड प्लस प्लस है, नोटपैड प्लस प्लस HTML एडिटर नहीं है, लेकिन अब ये एज ए HTML एडिटर काम करना शुरू हो गया, क्योंकि मैंने इसमें फाइल की टाइप भी चेंज कर दी है। इस फाइल की हद तक ये HTML एडिटर है। अच्छा, अब आए दूसरा हिस्सा। दूसरा हिस्सा कौन सा होता है? हेड का। हर हिस्से का ब्लॉक होता है, सबको पता है। एक क्या होता है उसका स्टार्ट, और एक क्या होता है उसका एंड होता है। चलिए, तीसरा हिस्सा बॉडी। टाइटल नहीं, हिस्सा नहीं है टाइटल, टाइटल तो टैग है।
मैंने कहा ये 3 पोर्शन है, ये भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो मेन स्ट्रक्चर HTML के अंदर एक अलग स्ट्रक्चर हेड और उसके अंदर एक और स्ट्रक्चर बॉडी। हेड और बॉडी में क्या फर्क है? आपकी जो वेबसाइट है, जो लोग वेबसाइट देखते हैं, वो कौन सा हिस्सा होता है? बॉडी का हिस्सा होता है। वेबसाइट के अंदर इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को जो हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं, किसने कैसे काम करना है, वो क्या होता है? हेड, यानी वो हेडर है। जो मेन चीज़ें हैं वो हेडर में डिफाइन होंगी और यूज़ उन्हें कहाँ करेंगे? बॉडी में करेंगे। अब आप ये मुझे बताएं, ये हो गया पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन, फाइल सेव हो गई। एक दफ़ा फिर इसको सेव कर लेते हैं। भाई ये काम है जो आपको करना है घर में प्रैक्टिस जाकर। अभी तक इसका कोई रिजल्ट नहीं, कुछ आउटपुट नहीं, अभी ये फाइल कुछ नहीं कर रही। अभी तो सिर्फ मैंने एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया, बिल्कुल ऐसी जैसे ये क्लासरूम है। तो स्ट्रक्चर है भाई, वाइट बोर्ड भी लगा हुआ है, स्क्रीन भी है, लैपटॉप भी चल रहा है, कुर्सियाँ भी हैं। टीचर नहीं है पढ़ाने के लिए, या आप नहीं है पढ़ने के लिए, तो काम तो कुछ भी नहीं हो रहा ना, चीज़ें तो सारी मौजूद हैं। तो ये स्ट्रक्चर है सिर्फ, अभी कोई फाइल नहीं है। अब हम फाइल बनाने लगे हैं। अभी तक हमने हेड के पार्ट में क्या पढ़ा था? हेड के पार्ट में हमने एक चीज़ पढ़ी है कि 2 चीज़ें? 2 चीज़ें पढ़ी हैं। नंबर 1 टाइटल। तो पहले टाइटल लगा लें। टाइटल, और एंड टाइटल। देखें, मुझे आप यूज़ करते हुए देखते हैं मैं क्या करता हूँ। आपने नोट किया कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने स्टार्ट लिखा हो और काम करना शुरू कर दिया और फिर जाकर एंड लिखूँ। मैं हमेशा क्या करता हूँ? मैं हमेशा उसका स्टार्ट लिखता हूँ और साथ में उसका एंड लिखता हूँ, बीच में उसका कंटेंट लिखता हूँ। तो ये कोडिंग करने की साइंस होती है कि आप पहले उसका लूप बना लो। देखिए, स्टूडेंट्स क्रिएटेड फाइल। चलो जी, इस फाइल का नाम ही मैंने क्या रख लिया कि भाई ये स्टूडेंट्स क्रिएटेड फाइल है। ये कहाँ पे लिखा हुआ नज़र आएगा भला मुझे? वेब पेज के ऊपर जी? क्या ये हमें कहाँ पे लिखा हुआ नज़र आएगा? वेब पेज के ऊपर नज़र आएगा? नहीं, ये वेब पेज पे नज़र नहीं आएगा। ये कहाँ पे नज़र आएगा? ये टैब के ऊपर नज़र आएगा, जो गूगल क्रोम का ऊपर वाला हिस्सा होता है। सेव करें इसको दोबारा से और एक दफ़ा फिर से इसको चलाएं। सेव कहाँ हो रहा था भाई? स्टूडेंट्स के नाम से फाइल बनाई है अभी मैंने। ये है, इसे खोल लेते हैं। इतनी मोहब्बत से मैंने अगली क्लास में पेश नहीं आना, प्रैक्टिस करके आना है। ऐसे नहीं है कि मैं 3 दिन पहले पढ़ाऊँ फिर चौथे दिन फिर वही पढ़ाना शुरू हो जाए, 3 दिन पढ़ा है। इट्स नॉट गुड प्रैक्टिस, ये ठीक प्रैक्टिस नहीं है। इस तरह आपका कोर्स लंबा होगा, आप ही को दिक्कत होगी। जी, कुछ हुआ कि नहीं हुआ? यूँ करें ज़रा, मैं बाकी के पेजेस बंद कर देता हूँ ताकि आपको फ्यून ना हो। सिर्फ उसी पेज को रखो जिसमें हम हैं। जी, क्या हुआ? कहाँ पर आउटपुट आई है? टैब वाले हिस्से पर आउटपुट आ गई है और वहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है स्टूडेंट्स क्रिएटेड फाइल। वेब पेज पे अभी कुछ भी नहीं आया, अभी हमने इसमें कुछ नहीं लिखा। तो ये हमने एक टैग यूज़ कर लिया, कौन से वाला? टाइटल। अब आए वापस। कोई मुझे बता सकता है कि ये वाली फाइल, स्टूडेंट्स की फाइल, इसे जब हमने देखना है कि भाई इसकी आउटपुट क्या है, तो सबने देखा, मैंने डबल क्लिक किया तो आउटपुट देख ली। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि इसमें मैंने चेंजेस करनी है मज़ीद, तो इसका मतलब क्या हुआ? मुझे इसे खोलना है। कैसे खोलना है? एडिटेबल मोड में खोलना है भाई। इसमें क्या करनी है जी, क्या करना है हमने इसके बारे में? एडिटिंग करनी है। कैसे खोलना है इसको, कौन बताएगा? इस पर राइट क्लिक करें, देन जी क्या करें? अब हमें समझ में आ गया कि एक फाइल को कैसे मैनिपुलेट करना है। अगर तो आपने इसकी आउटपुट देखनी है तो डबल क्लिक कर दें, और अगर आपने इसमें चेंजेस करनी है तो एडिट विद नोटपैड या ओपन विद में भी नोटपैड्स आ रहे होंगे, जहां से आप करना चाहते हो। एक चीज़ होगी हमारी, वही होगी प्रैक्टिस। ठीक है, आगे अगला टैग कौन सा था? फेविकॉन। ठीक है, किसी को याद है फेविकॉन का सिंटेक्स? किस पार्ट में आता है? बॉडी में आता है ना फेविकॉन? किस पार्ट में लिखते हैं? बॉडी में। बॉडी में लिखते हैं? किस में लिखते हैं? हेड में लिखते हैं, बॉडी में नहीं लिखते हैं। टाइटल में भी नहीं लिखते हैं। हाँ, ये गलती भी आपने करनी है।
टाइटल को एंड करने से ऊपर ही आपने दूसरा टैग यूज़ नहीं करना। टाइटल की बात ख़त्म, टाइटल का टैग ख़त्म। अब क्या लगाएंगे हम? हाँ जी, फेविकॉन के लिए क्या लिखते हैं? फेविकॉन लिंक लिखते हैं। गुड हो गया। अच्छा जी, ये आ गया हमारा टैग। इसके बाद इसका एट्रीब्यूट कौन सा है? पहला एट्रीब्यूट कौन सा है? REL इक्वल्स टू शॉर्टकट। ऐसे ही था कि स्पेस थी? शॉर्टकट आइकॉन ऐसे था। चलिए, डबल कोटेशन बंद। एक एट्रीब्यूट हो गया। दूसरा एट्रीब्यूट कौन सा है इसका? href और href। भाई फाइल कहाँ पर है आपकी? हमें नहीं पता भाई कौन सी फाइल है, ज़रा चेक कर लें। यहाँ पर इमेजेस पड़े हैं ना। फेविकॉन के तौर पर जो भी इमेज लगाना है वो लिंक में लगेगा और उसकी फाइल का नाम क्या होगा? फेविकॉन। ठीक है, टाइप भी फेविकॉन है, फाइल का नाम भी आपने फेविकॉन ही रखना है। और उसकी रिकमेंडेड एक्सटेंशन क्या होनी चाहिए? PNG। ये देखिए PNG वाली बनी है ना फाइल। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? जिस फोल्डर में मैं ऑपरेट कर रहा हूँ इसी फोल्डर में इमेज पड़ा हुआ है। वो मुझे इमेजेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लिखने की ज़रूरत इमेजेस का रेफरेंस नहीं देना भाई। HTML की फाइल में ही फोल्डर में HTML फाइल पड़ी है, उसी में ही आपने देख लिया ना इमेज पड़ा हुआ है। तो ये बताने की क्या ज़रूरत है कि कहाँ पड़ा हुआ है? जब उसे HTML फाइल मिल रही है तो उसको इमेज भी खुद ही मिल जाएगा। अलबत्ता अगर इसकी लोकेशन डिफरेंट हो, अगर इसकी लोकेशन वो वाली ना हो, फिर बताना पड़ेगा। अगर ये किसी और लोकेशन पर होता, माई डॉक्यूमेंट्स में होता, डेस्कटॉप पे होता, D ड्राइव पे होता, E ड्राइव पे होता, फिर तो मैं पाथ बताता ना। लेकिन जब दोनों चीज़ें एक ही जगह पर हैं तो मुझे पाथ बताने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पे? क्या लिखने वाले हैं जी? .png। हो गया। अच्छा, इसके साथ ना हमने एक ये भी चीज़ पढ़ी थी। पढ़ा नहीं? ये क्या किया अब इस दफ़ा मैंने इसे क्लोज नहीं किया, इसे मैंने साथ ही क्लोज कर दिया। आखिरी लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि जो HTML टैग्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक सिंगुलर टैग, एक पेयर टैग। पेयर टैग का क्या मतलब होता है कि उसको हमें पेयर की शक्ल में लिखना पड़ता है, जैसे टाइटल को लिखा। लेकिन कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिनको आप वंस यूज़ करते हो तो वो दोबारा यूज़ ही नहीं होते, यानी कि वो एक ही दफ़ा काम में आते हैं। तो उनको हम चाहें तो साथ ही क्लोज कर देते हैं, अंदर ही। उसको अलग से टैग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इवन अगर मैं ये स्लैश नहीं भी लगाऊंगा तो ये टैग फिर भी काम करेगा। अगर मैं स्लैश नहीं लगाऊंगा तो ये टैग फिर भी काम करेगा। ठीक है, लेकिन ज़्यादा अच्छी बात है HTML के पॉइंट से कि HTML के लिए मैं गूगल को ज़रा अंडरस्टैंड करवा दूँ कि भाई ये पेयर टैग है, ये यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे ख़त्म हो गया। सेव करें, देखते हैं कोई एरर आता है। जी, लग गया फेविकॉन भी। दो चीज़ों की प्रैक्टिस होगी हमारी, यानी हमने टाइटल भी लगाना सीख लिया, हमने फेविकॉन लगाना भी सीख लिया, और हमने फेविकॉन कहाँ पे लगाया? टाइटल में। कुछ लोग कह रहे हैं टाइटल में, कुछ लोग कह रहे हैं हेड में। कहाँ लगाया? टाइटल खुद से एक टैग है, टाइटल एक कंटेनर टैग है हेड का, फेविकॉन एक कंटेनर टैग है हेड का। हेड एक पार्ट है, हेड कुछ भी नहीं कर रहा, हेड सिर्फ एक पार्ट निकले। जैसे ये बाहर लिखा है ना क्लासरूम नंबर 2, 3, 4, तो एक पार्ट है, ये क्लास अंदर होने लगी हुई है। इसी तरह हेड एक पार्ट है जिसके अंदर उसने कहा कि भाई टाइटल भी आपने इसमें लिखना है, फेविकॉन भी आपने इसमें लगाना है। फेविकॉन के लिए क्या है? दोनों अलग अलग है। फेविकॉन के लिए क्या है? लिंक का टैग होता है इस्तेमाल। चलें अब आगे चलते हैं ज़रा। अब आ जाते हैं इस पेज के ऊपर। भाई ये जो खाली पड़ा हुआ है ना अभी तक, यहाँ पे अभी हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर अभी हमने कुछ लिखना है। और इसके लिए फिर हमने अगली चीज़ क्या पढ़ी थी? हेडिंग स्टाइल्स। ओके, इसे खोलें ज़रा यार भाई, इतनी मैं नहीं चाह रहा कि मैं ये टाइपिंग दोबारा करूँ। हम एक काम कर लेते हैं भाई, इस सारे को कॉपी करके ले जाते हैं दूसरी फाइल में जिसमें काम कर रहे हैं हम। अब ये कहाँ पे लिखे जाने वाला है? बॉडी में लिखा जाने वाला है। आगे ये आ गया जी H1, ये आ गया H2। टोटल हमारे पास 6 हेडिंग स्टाइल्स हैं। HTML में टोटल हमारे पास 6 हेडिंग स्टाइल्स हैं। जब HTML इंट्रोड्यूस हुई थी, पहले HTML आई थी, मतलब पहले वेबसाइट बनना शुरू हुई थी ना,
जब पहली वेबसाइट बनी होगी, आपका क्या ख्याल है कि जब पहली वेबसाइट बनाई होगी किसी ने, भाई पहली वेबसाइट, एक ही वेबसाइट है पूरी दुनिया भर में, क्या उसे एसईओ की ज़रूरत थी? पूरे लाहौर में एक ही कॉलेज हो, हाँ, कितनी का एडवर्टीजमेंट करेंगे वो? बहुत सारी एडवर्टीजमेंट करने की तो ज़रूरत ही नहीं है भाई, बस हर जगह बता दिया एक ही कॉलेज है, हर जगह पर एक बैनर लगा हुआ है, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, सबको पता है भाई पूरे लाहौर में एक ही कॉलेज है, कुछ भी हो जाए वहीं जाके पढ़ना है, ऑप्शन ही कोई नहीं है दूसरा। तो जब पहली शुरू में वेब डेवलपमेंट शुरू हुई थी, इसकी रिक्वायरमेंट बनी थी, तो वेबसाइट्स तो बहुत सारी थी नहीं, तो एसईओ भी नहीं थी उस वक्त। एसईओ की ज़रूरत कब पैदा हुई? एसईओ की ज़रूरत उस वक्त पैदा हुई कि जब वेबसाइट बहुत सारी हो गई। तो अब क्या हो रहा था, पहले क्या हो रहा था, गूगल पे कोई बंदा वेबसाइट सर्च करता था, एक ही वेबसाइट आ रही है भाई, कुछ आ ही नहीं रहा। फिर क्या हुआ, वेबसाइट्स बढ़ना शुरू हो गई, 5 हो गई, 10 हो गई, 20 हो गई, 100 हो गई, 1000, थाउजेंड्स, मिलियंस में चली गई। अब क्या हुआ, अब तो हर वेबसाइट पहले सफ़े पर नहीं आ रही, अब यहाँ पर वेबसाइट की रिक्वायरमेंट पैदा हुई, ठीक है। लेकिन शुरू में तो HTML आई थी ना, इसका मतलब क्या हुआ, मेरा बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि शुरू में तो सिर्फ HTML आई थी, एसईओ तो नहीं आई थी। जब एसईओ आई तो फिर गूगल ने कुछ टैग्स को स्पेसिफिक कर दिया कि भाई इनके साथ मैं वेबसाइट को रैंक कराऊंगा। एक्चुअली ये जो हम टैग्स पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि इनकी एसईओ में क्या इंपॉर्टेंस है। अगर इनकी कोई इंपॉर्टेंस एसईओ में ना हो तो हमारा वेब डेवलपमेंट का कोर्स नहीं है, हमारा तो ऑप्टिमाइजेशन का कोर्स है, तो शायद हम इन्हें पढ़ें भी ना, अगर इनकी एसईओ में कोई वर्थ ना हो। अभी तक हम जो टैग्स पढ़ रहे हैं सबकी वर्थ एसईओ के अंदर है, इसलिए हम इनको पढ़ने लगे हैं। सो टाइटल की क्या वर्थ थी, आपको याद होगा, मैंने जब पहला लेक्चर आपको कराया था तो सबसे पहले मैंने गूगल पे जाकर एक सर्च टर्म लिखी थी। तो जैसे ही मैंने सर्च टर्म लिखा तो बहुत सारी वेबसाइट्स आई, उनमें से जो पहले नंबर पर वेबसाइट आ रही थी सबसे ऊपर, उसके ऊपर जो मुझे यूआरएल के नीचे बोल्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा था, वो क्या था, टाइटल था। इसका मतलब क्या हुआ कि गूगल जब किसी वेबसाइट को रैंक करता है तो सबसे पहले टेक्स्ट कहाँ से फाइंड करता है, टाइटल में से। इसलिए हम समझ रहे हैं कि टाइटल क्या होता है। टाइटल की मैंने लेंथ भी बताई थी, जल्दी से बताएं कितनी थी भला, 60 कैरेक्टर, मतलब इससे ज़्यादा की लेंथ होगी तो उसको वो गूगल रीड नहीं करेगा, ठीक है, पहली चीज़। फिर उसने कहा भाई फेविकॉन लगा लो तो अच्छी बात है। और फिर तीसरी बात क्या है, हेडिंग स्टाइल्स। कहता भाई आपकी जो वेबसाइट है, अगर इसको आप स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखोगे, अगर दिखने में, अगर मैं इसकी आउटपुट आपको अभी दिखाऊं हेडिंग्स की, तो देखने में ये क्या चीज़ है भला, देखने में तो ये फॉर्मेटिंग है, ऐसी है ना, क्योंकि ये HTML का टैग है तो ये फॉर्मेटिंग करना सिखा रहा है, तो एक्चुअली तो ये फॉर्मेटिंग है। मगर इस क्लास में बैठे हुए हम सब लोग इसको इसलिए नहीं पढ़ रहे, हम सब लोग इसको सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि गूगल ये कह रहा है कि आपकी वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, और वो स्ट्रक्चर क्या होगा, हेडिंग विद सब हेडिंग विद सब कंटेंट। यानी बेसिकली वो कह रहा है कि जब आप कुछ लिखोगे अपनी वेबसाइट पे तो उसका स्टार्ट क्या हो, एक हेडिंग हो, फिर उसके नीचे उसका कुछ कंटेंट आ रहा हो, फिर आगे जाएं, फिर हेडिंग हो, फिर कुछ कंटेंट आ रहा हो। तो मैं इससे समझ लूँगा कि कौन सी बात आपकी मेन पॉइंट है और कौन सा मेन पॉइंट नहीं है, कहाँ से टॉपिक शुरू हो रहा है और कहाँ आप उसकी डिटेल बता रहे हो। एक्चुअली हम लोग हेडिंग स्टाइल्स को इसलिए पढ़ रहे हैं, आप ये ना समझिएगा बिल्कुल कि हम हेडिंग को फॉर्मेटिंग करने के पॉइंट से पढ़ रहे हैं, क्योंकि फॉर्मेटिंग के पॉइंट से अगर पढ़ना होगा तो वेब डेवलपर्स पढ़ेंगे, वेब डिज़ाइनर पढ़ेंगे, उन्होंने वेब डिज़ाइन करनी है ना। हम तो वेब डिज़ाइन कर ही नहीं रहे, हम तो गूगल पे रिजल्ट्स लाने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। सो गूगल ये कह रहा है कि भाई अगर आपने अपनी वेबसाइट पे कंटेंट लिखा हुआ है और आपने हेडिंग स्टाइल का स्ट्रक्चर यूज़ नहीं किया तो मैं आपकी वेबसाइट को रैंक नहीं करूँगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी ने अपनी वेबसाइट पे कंटेंट लिखा विदाउट यूजिंग एज फैमिली, ये एज फैमिली हुई ना, एज फैमिली कौन सी है, H1 से लेकर H6 तक, तो कहता भाई अगर आपने एज फैमिली का इस्तेमाल नहीं किया तो मैं आपकी वेबसाइट को रैंक नहीं करूँगा और मैं ये शो करूँगा कि आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बहुत पुअर है। इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, ये सब लोग पुराना लेक्चर भी सुनिएगा, फिर आज का लेक्चर भी सुनिएगा, फिर आपको बहुत अच्छे तरीके से बातों की समझ में आएगी। तो इसका मतलब ये हेडिंग स्ट्रक्चर है, ये फॉर्मेटिंग हमारे लिए नहीं है। क्योंकि अगर कोई वेब डिज़ाइनर एक वेबसाइट बनाकर मुझे दे और वो मुझे कहे कि भाई ये देखें ये वेबसाइट है, मैंने ये देखें, मैं इसको सर्च कर रहा हूँ, ये देखें इस तरह रिजल्ट्स आते हैं। अब आप ये देखें ना, ये रिजल्ट आया, ये जो रिजल्ट आया ये कहाँ से आया, ये टाइटल है,
इसलिए हम टाइटल को पढ़ रहे हैं। और ये जो लिखा हुआ नजर आ रहा है ये इसका प्राइमरी कीवर्ड है। मतलब क्या हुआ कि टाइटल के टैग में जाकर हमने प्राइमरी कीवर्ड को लिखा। ये काम ना तो वेब डिजाइनर कर सकता है और ना ही वेब डेवलपर, क्योंकि हमने ये जो प्राइमरी कीवर्ड बनाया हुआ है, अभी अगले फेज में जाकर हमने ये समझना है कि ये प्राइमरी कीवर्ड कैसे निकालना है हमने, कि किसी भी वेबसाइट के लिए प्राइमरी कीवर्ड होगा क्या। मगर गूगल ये कह रहा है कि आपका प्राइमरी कीवर्ड सबसे पहले मुझे कहाँ पे नजर आना चाहिए, टाइटल में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने टाइटल में जो भी लिख दिया गूगल के मुताबिक क्या है वो, यानी अगर मैंने टाइटल में लिख दिया हेलो तो गूगल कहेगा हाँ भाई ये कीवर्ड है आपका। गूगल ने कीवर्ड को कैसे निकालना है, उसने आपके बिजनेस की नेचर को देख के कीवर्ड नहीं समझना, उसने देखना है कि मैंने जहां जहां बताया था कीवर्ड यूज करने को, क्या इसने वहां वहां कीवर्ड यूज किया कि कीवर्ड यूज नहीं किया। अच्छा जरा इस पर क्लिक कर देते हैं, फिर आगे चलते हैं। अब ये किसी की वेबसाइट है, सपोज कर लें अभी मेरे पास एसईओ के लिए नहीं आई, तो मैंने जब इसको देखा, इसके मुताबिक ये देखा यहाँ से वेबसाइट शुरू हो रही है ना, इसका मतलब क्या हुआ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये जहाँ से वेबसाइट शुरू हो वो क्या हो, वो H1 हो। तो ये जब मेरे पास वेबसाइट आई तो मैंने डेवलपर को कहा भाई आपने तुमने H1 यूज नहीं किया हुआ हेडिंग में, तो कहेगा भाई देखो इतनी स्टाइलिश हेडिंग बनाई है और क्या चाहिए आपको। हाँ, सो मैं स्टिल इसकी स्टाइलिश हेडिंग के शुरू में भी H1 लगाऊंगा। तो जैसे ही मैं H1 लगाऊंगा तो गूगल खुश हो जाएगा कि भाई इसने मेरा स्टैंडर्ड फॉलो कर लिया, और अगर नहीं लगाऊंगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं गूगल के स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट जा रहा हूँ। उसके बाद नीचे आते जाएंगे। अब ये क्या होगा, H1 हमारा प्राइमरी कीवर्ड। ये H1 क्या होगा, ये H1 हमारे लिए प्राइमरी कीवर्ड है। ठीक है, नीचे आए, आगे क्या आ गया, दूसरे नंबर पर क्या चीज आ गई, सेकेंडरी कीवर्ड। अब क्या आ रहा है, अब ये प्राइमरी कीवर्ड नहीं है, अब दूसरे नंबर पर क्या बन गया, सेकेंडरी कीवर्ड। पहले वो क्या था, प्राइमरी कीवर्ड, और अब क्या हो गया जी, वो सेकेंडरी कीवर्ड। नीचे आते जाएंगे, कीवर्ड चेंज होते जा रहे हैं, हेडिंग स्टाइल्स चेंज होती जा रही हैं, बड़ी से मैं छोटे की तरफ आ रहा हूँ। तो ये अब उसने क्या बताया था कि किसी भी एक वेबसाइट में एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने H1 हो सकते हैं, ओनली 1, क्योंकि उसको पता है कि भाई H1 आपका प्राइमरी कीवर्ड है। अगर आप 4 H1 लगा दोगे और चारों में कुछ और लिखा होगा तो वो तो हर किसी को ही कीवर्ड प्राइमरी समझना शुरू हो जाएगा, कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो कहता भाई एक H1, एक से ज़्यादा H2 यूज़ कर सकते हो बट नॉट मोर देन 3, और बहुत सारे H3 यूज़ कर सकते हो। आगे से सेकेंडरी कीवर्ड्स की कैटेगरी शुरू होगी, यानी पहले एक प्राइमरी कीवर्ड, प्राइमरी के बाद एक मेन सेकेंडरी कीवर्ड, और उसके बाद सेकेंडरी ऑफ सेकेंडरी कीवर्ड शुरू हो गए। तो ये स्ट्रक्चर के तौर पर हम गूगल को बता रहे हैं, डिज़ाइन के तौर पर बिल्कुल नहीं बता रहे। डिज़ाइनिंग हमने डेवलपर डिज़ाइनर से ही कराई हुई है। हम जब वेबसाइट बनकर आ गई है, मैं कुछ चेंज नहीं किया। आपने देखा ना, मैंने कुछ चेंज तो नहीं किया। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ ये किया कि भाई इसके शुरू में जाकर, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी दिखाया था ना, क्या देखा था हमने, बोला कंट्रोल यू करें, कंट्रोल F और H1 लिख देते हैं भाई। ये देखें जरा, उसी जगह पर आ गया ना, क्या लिखा हुआ है आगे। अब बेसिकली जब हमारे पास आया था तो ये यहाँ से शुरू हो रहा था, क्लास से। H1 का यूज नहीं था, तो हमने इसमें H1 को लगा दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि SEO का एक स्टैंडर्ड पूरा कर दिया। इसी तरह मैं नीचे जा जाकर चीज़ें लगा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, मेरी वेबसाइट का स्कोर इंक्रीज हो रहा है। अब आ जाते हैं वापस। अब आपको H फैमिली का पता लग गया। इट इज, हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, हम फॉर्मेटिंग करने के लिए कुछ नहीं पढ़ रहे, हम डिज़ाइनिंग करने के लिए कुछ नहीं पढ़ रहे। हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, हम गूगल को सेटिस्फाई करने के लिए पढ़ रहे हैं कि गूगल ने हमें ये स्टैंडर्ड्स बताए हैं कि भाई ये स्टैंडर्ड्स अप्लाई करो। और ये हम जो पढ़ रहे हैं, इट इज़ द पार्ट ऑफ ऑन साइट SEO। इसे हम ऑन साइट भाई साइट के ऊपर काम कर रहे हैं ना, तो इसको हम ऑन साइट SEO बोल रहे हैं। ये जो चीज़ें हम सीख रहे हैं, ये ऑन साइट SEO के फैक्टर्स हैं। चलिए अब जरा आगे चलते हैं। इस वेबसाइट में अगर हम देखते हैं आकर, नीचे वाला पार्ट ये, फिर उसने क्या कहा
कहता है भाई आपने एक हेडिंग लिखनी है, हेडिंग के बाद उसके नीचे एक पैराग्राफ होगा और उस पैराग्राफ के पहले सेंटेंस में फिर आपका कीवर्ड होगा। जरा एक काम करते हैं, कंट्रोल सी, मैं वापस ये लिखने जा रहा हूँ पैराग्राफ। अब पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, ये H1 ख़त्म हो गया। इसके लिए हमारे पास टैग होता है P, जैसे आपको याद रखने की ज़रूरत है, हमने कभी भी खुद नहीं बनाना। हाँ, यानी वो जो पैराग्राफ था, कंटेंट ऑफ हेडिंग जो नीचे लिखा हुआ आ रहा था, वो क्या होता है, पैराग्राफ, यानी P। इसको हम कंट्रोल V कर देते हैं। चलो जी, ये मैंने वो जो टेक्स्ट लिख किया था ना सारा, यहाँ पे कॉपी करके मैं यहाँ ले आया हूँ, एंटर करके इसको मैंने मल्टीपल लाइन में शो कर दिया ताकि आपको ज़रा दिख जाए नोटपैड के अंदर के क्या है ये। चलो भाई, बहुत हो गया, आ गया। सो ये P में लिखा गया। अब मैंने अगला रूल क्या बताया कि आपका जो मेन कीवर्ड है वो कहाँ पे होना चाहिए, पैराग्राफ के पहले सेंटेंस में। सो इसको सेव करें और एक बार फिर इसको एग्जीक्यूट करते हैं। आ गया पैराग्राफ। अब हमने क्या कहा, चलो जी हम यूँ कर लेते हैं, हम सपोज कर लेते हैं स्टूडेंट क्रिएटेड फाइल हमारा कीवर्ड है, ठीक है। सो मैं इधर आया, इसका मतलब क्या करूँ, यहाँ पर भी यही लिख दूँ ना, इसका मतलब क्या हुआ कि अब पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, ये भी देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो हमने गूगल को बता दिया टाइटल के थ्रू कि कीवर्ड क्या है हमारा, स्टूडेंट क्रिएटेड फाइल। H1 के थ्रू कीवर्ड क्या है हमारा, स्टूडेंट क्रिएटेड फाइल। अब उसने क्या कहा हमें, कहता है भाई पैराग्राफ जो आपने लिखा हुआ है उसके पहले सेंटेंस में भी आपका कीवर्ड आना चाहिए। अब पता कैसे लगेगा गूगल को, भी पैराग्राफ तो बहुत बड़ा है, नंबर ऑफ वर्ड्स है ना उसमें, वो कौन से कीवर्ड्स को कीवर्ड समझे, वो कैसे समझेगा कीवर्ड। मतलब उधर कोई ह्यूमन फोर्स तो नहीं बैठी हुई ना जिनको हम ये बता देंगे कि स्टूडेंट क्रिएटेड फाइल हमारा कीवर्ड है भाई, यहाँ ईमेल करके उनको बता दें कि भाई ये कीवर्ड है, इसे कीवर्ड समझना। जब वो ये कह रहा है कि पहले सेंटेंस में कीवर्ड होगा, तो वो कोई से वर्ड्स भी हो सकते हैं, वो वी भी हो सकता है, वो आर भी हो सकता है, वो दे भी हो सकता है, वो वी आर भी हो सकता है, वो पीक सोल्यूशन भी हो सकता है। गूगल को कैसे पता लगेगा, गूगल को अब हम ये देखते हैं कि गूगल को कैसे पता लगेगा। चलिए मैं यहाँ पर कुछ इसकी मुताबिकत से टाइप कर देता हूँ। ये मैं पीक सोल्यूशन नहीं लिख सकता यहाँ पर, चलो ये मैंने कुछ लिख दिया। सपोज कर लेते हैं जी, इधर तक बात होगी। अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, मैं लिखा है दिस इज अ स्टूडेंट्स क्रिएटिव फाइल ड्यूरिंग क्लास सेशन। अच्छा, अब भाई इसकी क्या गारंटी है कि गूगल स्टूडेंट्स क्रिएटिव फाइल को ही कीवर्ड समझेगा। टाइटल तो खत्म होगी ना बात, अब तो टाइटल में हम है ही नहीं, हेडिंग में भी अब नहीं है। अब तो हम ये वाला मैसेज हम उसे पैराग्राफ से दे रहे हैं। सो ये वाला मैसेज उसे पैराग्राफ के थ्रू कैसे जाएगा भाई, वो दिस इज द स्टूडेंट्स इसको भी कीवर्ड समझ सकता है ना, वो फाइल ड्यूरिंग क्लास सेशन भी इसको भी कीवर्ड समझ सकता है। कैसे समझेगा, पैराग्राफ के अंदर यानी कंटेंट के अंदर जाकर। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम दो टैग और देखने लगे। एक टैग है बी का, बी फॉर बोल्ड। और बोल्ड को एंड भी कर दें। सबको पता लग गया होगा ये कैसा टैग है, कैसा टैग है जी, पेयर टैग है कि सिंगुलर है, पेयर टैग है, 100% पेयर टैग है। अगर मैं इसके बी को एंड नहीं करूंगा तो मेरी पूरी वेबसाइट का कंटेंट ही बोल्ड हो जाएगा, तो ये पेयर टैग है। अब क्या हुआ, बी फॉर बोल्ड, भाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेटर लिखते हैं, हाईलाइट करते हैं, बोल्ड कर देते हैं ना,
हेडिंग बनाने के लिए। अब गूगल ये कह रहा है, कहता है भाई पैराग्राफ के अंदर जिसको भी आपने बोल्ड किया होगा मैं उसे क्या समझूंगा, प्राइमरी कीवर्ड। यानी इसका मतलब क्या हुआ, गूगल ने निशान क्या लगाया हुआ पैराग्राफ में, बोल्ड या स्ट्रॉन्ग। हमारे पास बोल्ड करने के दो टैग्स हैं। पुराना टैग है बोल्ड का बी और नई टेक्नोलॉजी का टैग है स्ट्रॉन्ग। अगर आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हो और उसकी कोडिंग में जाएं, वहाँ पर वो बी को यूज़ नहीं करता, वहाँ वो स्ट्रॉन्ग को यूज़ करता है। लेकिन अगर आप HTML एडिटर हैं और आप वर्डप्रेस में जाकर बी की बजाय स्ट्रॉन्ग लिख देंगे तो भी काम होगा, और स्ट्रॉन्ग की जगह पर बी लिख देंगे तो भी काम होगा। दोनों एक ही जितना बोल्ड करेंगे। इसके लिए हम एक काम करते हैं, क्वालिटी और प्राइस को हम स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं आपको समझाने के लिए सिर्फ। हाँ, इट इज़ नॉट कीवर्ड, एक पॉइंट समझने के लिए हमने इसे किया है। चाहे बोल्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, दोनों ही हमारे पास पेयर टैग्स हैं। अब आपको पता लग गया होगा कि बोल्ड और स्ट्रॉन्ग का टैग क्या काम कर रहा है और हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। फिर मैं ये बता रहा हूँ कि हम इसे डिज़ाइनिंग के लिए नहीं पढ़ रहे। हम इसे किस पॉइंट से पढ़ रहे हैं, हम इसे SEO के पॉइंट से पढ़ रहे हैं कि गूगल ने ये कहा था कि आपके कंटेंट के अंदर जहाँ पर भी बोल्ड या स्ट्रॉन्ग लगा होगा मैं उसे प्राइमरी कीवर्ड आपका या कीवर्ड आपका समझूंगा। ठीक है, इसको भी सेव करें और आप इसको जरा एग्जीक्यूट करें। जी, वो मैंने टेक्स्ट छोटा कर दिया ना। देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, दिस इज अ स्टूडेंट क्रिएटेड फाइल ड्यूरिंग क्लास सेशन। आगे वैसे ही छोटा सा एक वर्ड लिखा हुआ था, क्वालिटी और प्राइस। फॉर्मेटिंग बिल्कुल एक जैसी है, एक जैसी फॉर्मेटिंग है ना दोनों की। मतलब इस काम के लिए आप चाहें तो स्ट्रॉन्ग का टैग यूज करें, चाहें तो बोल्ड का। अगर देखें हम तो हमारे जहन में ये बात भी आती है कि भाई ये भी तो बोल्ड ही कर रहा है ना, ये क्या कर रहा है, ये भी तो बोल्ड ही कर रहा है, क्या ख्याल है। तो क्यों बोल्ड यूज कर रहे हैं भाई, हेडिंग 6 को भी तो यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तबाही बर्बादी है भाई। हाँ, क्यों नहीं कर सकते। हेडिंग स्टाइल्स क्या है, हेडिंग स्टाइल की डेफिनेशन क्या थी अभी हमने जो समझी है इतनी देर से, बल्कि 2 लेसन से हम समझ रहे हैं कि हेडिंग स्टाइल क्या है, आपका मेन स्ट्रक्चर है, हेडिंग है। पैराग्राफ क्या है, उसका कंटेंट है। पैराग्राफ के अंदर अगर आप हेडिंग स्टाइल यूज़ करेंगे तो गड़बड़ होगी कि नहीं होगी। पैराग्राफ तो हेडिंग ही नहीं है, लेकिन मैं बोल्ड करने के लिए हेडिंग यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका मतलब तो क्या हुआ, स्ट्रक्चर को तो ख़राब कर दिया ना। स्ट्रक्चर तो रहा ही नहीं, गूगल को तो समझ में ही नहीं आएगा। गूगल कहेगा ये आपने कंटेंट के अंदर दोबारा हेडिंग लिख दी है। उसको ये नहीं कह रहा कि प्राइमरी हेडिंग लिख दिया, वो कह रहा है फिर हेडिंग ले आए हो। हेडिंग कभी भी पैराग्राफ में हेडिंग का टैग इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो गूगल के मुताबिक आप समझ लो कि सिंटैक्स एरर आ गया आपका। ये ऐसा सिंटैक्स एरर नहीं है जिसमें आपकी वेबसाइट नज़र नहीं आएगी, ये ऐसा सिंटैक्स एरर है जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट रैंक नहीं होगी। वेबसाइट का कंटेंट नज़र आएगा मगर रैंक नहीं होगा, और गूगल कहेगा भाई मैं आपकी वेबसाइट को इंडेक्स नहीं करूँगा क्योंकि आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर ठीक नहीं बना हुआ। समझ में आ गई। ये हमने आज एक एक्स्ट्रा जो चीज़ पढ़ी है वो क्या पढ़ा है, बोल्ड और स्ट्रॉन्ग पढ़ा है। अब हमारा जो वेबसाइट का कंटेंट है वो कैसा होना चाहिए ये भी समझ लें। सबसे पहली बात यह है कि वेबसाइट में कीवर्ड हम मैक्सिमम 2% इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं ना कीवर्ड्स की बार बार, लेकिन उसका मैक्सिमम यूज़ कितना हो सकता है, मैक्सिमम यूज़ 2%, नॉट 2 कीवर्ड्स। यानी आपकी वेबसाइट में जितना भी कंटेंट है, मतलब आपने एक वेबसाइट बनाई तो जब आपने उसके वर्ड्स काउंट किए तो आपको पता लगा भाई उसमें 800 वर्ड्स हैं, उसमें 1000 वर्ड्स हैं, उसमें 600 वर्ड्स हैं, उसमें 1200 वर्ड्स हैं। आपने उसमें कीवर्ड कितना यूज़ करना है, 2%। भाई 2% निकालो कितना बनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वेबसाइट का कंटेंट कम होगा तो हमारे पास कीवर्ड यूज़ करने की चॉइस थोड़ी होगी। अगर हमारे पास वेबसाइट का कंटेंट ज़्यादा होगा तो हमारे पास कीवर्ड यूज़ करने की चॉइस ज़्यादा होगी। एक बात। दूसरी बात यह है कि हमारी वेबसाइट का कंटेंट कैसा होना चाहिए और कितना होना चाहिए। आपकी वेबसाइट का कंटेंट टेक्स्ट में कम से कम 600 to 700 वर्ड्स का होना चाहिए। आपका कंटेंट मैक्सिमम, ये वेबसाइट है, ब्लॉग है, आर्टिकल है, भाई जो कुछ भी है सबके लिए, आपकी वेबसाइट का कंटेंट मैक्सिमम 1500 वर्ड्स होना चाहिए।
भाई इससे बड़ी तो किताब नहीं ना लिखनी है, इससे बड़ी तो फिर इंसाइक्लोपीडिया ही बन जाएगी, कोई इतनी बड़ी पढ़ेगा तो नहीं आपकी किताब। लेकिन आपके पास 1500 वर्ड्स लिखने के लिए कंटेंट वैरायटी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास टॉपिक तो छोटा सा है और आप उसको बढ़ाई जा रहे हैं खुद से। लोग आपकी वेबसाइट में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। मैक्सिमम में आपने उस वक्त जाना है जब आपके पास कंटेंट मैसेज बहुत बड़ा है। नहीं है तो 700 to 800 या हम ये कह लेंगे 700 to 1000 वर्ड इज एन आइडियल कंटेंट साइज। उसके बाद आपका कंटेंट कैसा होना चाहिए? हमारा कंटेंट जो है वो इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। नंबर 1, आसान इंग्लिश होनी चाहिए, ऐसी इंग्लिश जो किसी को विदाउट यूजिंग डिक्शनरी आपकी वेबसाइट पढ़ी जाए। ऐसा ना हो कि आपने बड़े मुश्किल वर्ड यूज़ किए हुए हैं, तो आम इंग्लिश की कैटेगरी में वो नहीं आते, तो कोई बंदा डिक्शनरी से उसके मतलब भी देखने लगा हुआ है। आपकी वेबसाइट का कंटेंट नंबर ऑफ पैराग्राफ्स की शक्ल में होना चाहिए और पैराग्राफ छोटे होने चाहिए, बड़े पैराग्राफ्स नहीं होने चाहिए। पैराग्राफ में नंबर ऑफ सेंटेंसेस होने चाहिए और छोटे छोटे सेंटेंसेस होने चाहिए। ये देखें, ये एक जनरल बातें हो रही हैं। हाँ, इसको अगर हम वेबसाइट से हटा दें तो आप कोई किताब पढ़ रहे हो तो मेरा ख्याल है कि ये सब रूल्स आप सब ने अपने तौर पर बनाए होंगे कि भाई बुक ऐसी होनी चाहिए, है ना, कि भाई आसान इंग्लिश लिखी हो, छोटे छोटे पैराग्राफ्स लिखे हों, पैराग्राफ्स के अंदर छोटे सेंटेंस हों, बड़े सेंटेंस होंगे तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे मतलब के ऊपर। तो यही सारी डेफिनेशन कंटेंट राइटिंग की है कि भाई कंटेंट हम कैसे लिखें। ये कंटेंट राइटिंग के रूल्स हैं। ठीक हो गया? और अगली क्लास में अब आपने बहुत अच्छा सा तैयार होकर आना है, ठीक है।